ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम किया हुआ था। आज हम लोग जो है वो मल्टीपल चार्ज सिस्टम पे जो प्रॉब्लम है वो डील करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल, बट सिंपल से क्या है, इसमें केवल वेक्टर के एप्लीकेशंस रहेंगे, है ना। वेक्टर का एप्लीकेशन काफ़ी ज़रूरी भी है, जैसा मैंने पिछले क्लास में बोला भी था कि वेक्टर का एडिशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन से लिखता हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, और धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। मैं पहला प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ। चार्ज 5 into 10 to the power minus 7 coulomb, comma minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and 1 into 10 to the power minus 7 coulomb are fixed at the corners A, B and C of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the electric force on the charge at C due to the raised to. ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे डायग्राम पे इंडिकेट कर रहा हूँ। There are 3 charges which are going to be placed at the corners of a triangle ABC. Let's call this as A, this as B and this as C. And let's assume that the charge is Q1, the charge is Q2 and the charge is Q3. Charge this one fixed at the corners ABC of an equilateral triangle. The triangle is going to be equilateral of side 5 centimeters. Let's assume the side is A. Find the electric force on the charge at C. और हमारे पास जो वैल्यूज दिए हुए हैं, I'm going to write the value. Q1 is equal to 5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Q2 is equal to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and Q3 is equal to 1 into 10 to the power minus 7 coulomb, and the value of E is equal to 5 centimeter. This is given. We have to find out the forces on the charge placed at the corner C. क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल चार्ज सिस्टम में बताया गया है कि आपका जब भी किसी चार्ज पे बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, एक एक चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, और उसमें हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला चार्ज इसके फोर्स जो भी अब फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यही हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बोलता भी है। Q1 का देखें, Q1 is positive and this is Q3, Q3 is also positive. This is positive, this is positive, so there must be some repulsive force. This charge is going to repel this charge in this direction. Let's call this as the force 1, F1. दूसरा ये चार्ज फोर्स लगाएगा, this charge is Q2 is negative and this is positive. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दिस चार्ज इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज लेट्स कॉल F2। यदि हम एंगल की बात करें तो हमको ट्रायंगल दिया हुआ है। दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू बी इक्विलैटरल। दिस एंगल इज 60, ऑब्वियसली दिस एंगल इज 120, 120 डिग्री। आप वेक्टर में जानते होंगे कि यदि 2 वेक्टर आपके दिए हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, 2 वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड पता हो, हम आसानी से क्या है, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, लेट मी ड्रॉ द रिजल्टेंट। द रिजल्टेंट मस्ट लाई, लेट्स से दिस इज F. What we are going to do, we are going to apply the concept of vector. 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के लिए लिखूँगा। एक वेक्टर A है और एक वेक्टर हमारा B है। लेट्स से द एंगल इज थीटा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, लेट्स से द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी R। हम लोग लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस R इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ magnitude of A square plus magnitude of B square
plus 2ab and the cosine of theta. This is what is the resultant. ये आप लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर में देखा होगा, है ना. So this is what is the resultant. So same concept यहाँ पे भी है. So we know one force, we know other force and the angle between these two forces. So we have to find out the resultant. So I'm going to apply the same concept. So resultant. So this is F and the magnitude of this F is going to be square root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cosine of, let's say, theta. So this is the formula. So I'm going to substitute the value. So first we have to calculate the value of F1 and the value of F2. So let's find out the value of F1. So what is F1? So I'm going to find out the magnitude. So the magnitude is going to be K into, so this is F1, so this is Q1 into Q3. So Q1 Q3 by R square. So R means A. So this is going to be A square. So K is 9 into 10 to the power 9 into Q1. So Q1 is given as 5 into 10 to the power minus 7 and this is Q3. So Q3 is going to be 1 into 10 to, so simply 10 to the power minus 7 and divided by A square. So A is 5 centimeters. So this is 5 into 10 to the power minus 2 whole square. If you are going to calculate, so we are going to get this value. So let me put the answer and this value becomes 0.18 Newton. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. So 0.18 न्यूटन. ऐसे ही हम लोग F2 निकालते हैं. So F2 is equal to K into Q2 into Q3 divided by A square and this is going to be 9 into 10 to the power 9 into and Q2 is 2.5. So 2.5 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 divided by 5 into 10 to the power minus 2 whole square. अब यहाँ से कैलकुलेट देख सकते हो सारा कुछ वैल्यू सेम है. तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2.5 मीन्स हाफ. सो दिस फोर्स इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दिस. सो डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन हम लोग लिख सकते हैं 0.09 न्यूटन. सो F1 पता है, F2 पता है, एंगल पता है. सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस एक्सप्रेशन. सो दिस F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.18 होल स्क्वायर plus 0.09 whole square plus 2 into 0.18 into 0.09 into cosine of 120 degree. So cosine of 120 degree. So cosine of 120 degree is equal to कितना होगा? So cos of 90 plus theta और cos of 90 plus theta means minus sin theta. है ना. cos 90 plus theta is equal to minus sin theta. So 90 plus 30, so this is minus sin 30 और minus sin 30 का मतलब हो गया 1 by 2. So this is minus 1 by 2. So 2 cancel. So simply 0.09 into 0.18. So आप इसको सॉल्व कीजिएगा. So you are going to get the value 0.155. So this value is going to be 0.155 Newton. आप इसको सेक्स भी कर सकते हो रेकरिंग के केस में. So 0.156 Newton and this is what is the answer. So this is very simple. So just we have to apply the concept of vector addition, nothing more. So मूव करते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ. So अभी यहाँ पे हमने क्या देखा? एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज. अभी हम लोग चलते हैं स्क्वायर पे. सो स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल भी यूज किया जा सकता है. सो वो कोई बड़ा इशू नहीं है. मेथड्स हम लोग को पता होना चाहिए कि मेथड्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो अगला सवाल जो है वो मैं फिर से रीड करता हूँ. सो सवाल क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड इक्वल चार्जेस स्मॉल क्यू ईच इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए. व्हाट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर विल डू दिस. सो कौन सा ऐसा चार्ज होगा और चार्जेस हमको क्या रखने होंगे सो दैट कि ऐसा कंडीशन जो है हमारा वो हो जाए. क्लियर?
सो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। सो बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, सो आई हैव जस्ट ड्रॉन द स्क्वायर, और इसके कॉर्नर पे जो है वो स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है, सारे कॉर्नर्स पे क्यू क्यू स्मॉल क्यू एंड दिस इज स्मॉल क्यू। ऐसे चार्जेस हैं, एंड लेट मी ड्रॉ द डायगोनल एंड दिस इज, and let's call this, the side length is E. So let me read one more time. It is required to hold equal charges Q each in equilibrium at the corners of a square of side A. What charge when placed at the center of the square? So बोल रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पे क्या चार्ज रखें, मान लिया Q रख लिया। So what charge when placed at the center of the square will do this, मतलब ये इस Q का वैल्यू, ताकि ये चारों चार्ज जो है ना वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में। सो इस Q के साथ देखें, सो सेम कंडीशन इसके साथ भी है, सेम कंडीशन सेम कंडीशन सेम कंडीशन। सो हम किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, सो उसके बाद फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वही कंडीशन हमारे इस पर भी अप्लाई होगा, वही इस पर भी होगा और वही इस पे भी होगा। सो मैं इस चार्ज को चूज़ करता हूँ, है ना। आप किसी चार्ज को ले सकते हो, कोई सा भी चार्ज जो है उसको आप इक्विलिब्रियम में दिखला सकते हो। सो हम लोग पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे। सो इस चार्ज के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे सारे फोर्सेस को दिखलाएंगे। सो दिस चार्ज, सो लेट मी फर्स्ट पुट द नंबर। सो लेट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड लेट्स कॉल दिस इज O। अब सारे फोर्सेस को हम लोग दिखलाते हैं। सो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा, तो दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, सो दिस इज रिपल्सिव। सो फोर्स ऑन D ड्यू टू A। इसके साथ देखें, सो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, सो फोर्स ऑन D ड्यू टू C। इसके साथ देखें B वाले के साथ, सो B वाला इस लाइन के लॉन्ग लगाएगा, सो फोर्स ऑन D ड्यू टू A, नॉट A, ड्यू टू B। और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, सो अगला हमारे पास होगा इस Q के कारण। सो ये Q भी, इसको मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव है, जैसा आना होगा वो आ जाएगा। सो फोर्स ऑन D ड्यू टू O। सो ऐसे हमने सारे फोर्सेस को दिखला दिए हैं। अब चूंकि फिर से वही पुरानी बात कि ये चार्ज यदि इक्विलिब्रियम में हो तो इस पे नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स ज़ीरो, वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स जो, चूँकि 2D का बात है तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस की बात करेंगे, 3D का स्ट्रक्चर नहीं है, सो हम लोग केवल और केवल एक्स और वाई। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक्सिस डिफाइन कर लेंगे। सो लेट्स कॉल दिस एज एक्स एक्सिस एंड दिस एज वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर है आई हैट, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर है जे हैट। अब सारे फोर्सेस को हम लोग आई हैट और जे हैट के टर्म में लिखेंगे। सो उसके पहले हमको वेक्टर फॉर्म जो है वो कैसे हम लोग यूज़ किए थे। सो हम लोगों ने कोलम्बियन फोर्स को कैसे लिखा था, सो फोर्स इज गोइंग टू बी K इंटू Q1 Q2 बाय मॉडुलस ऑफ R1 माइनस मॉडुलस ऑफ R2 इंटू Q इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। सो दिस इज वट इज, और यहाँ पे हमने एक्चुअली में R12 यूज़ किया था, R12 यूज़ किया था। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्लियर। सो ऐसा कुछ हम लोगों ने पिछले कुलम्स लॉ में, कुलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़े थे, सो उसमें ये चीज़ हम लोगों ने यूज़ किया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। सो पहले हम लोग निकालते हैं फोर्स DA, FDA। सो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सो लिखेंगे K Q इंटू Q इज Q स्क्वायर बाय ये लेंथ, सो A क्यूब इंटू ये वाला वेक्टर लिखेंगे। सो लिखेंगे इसका डायरेक्शन क्या है, हमारा x डायरेक्शन में है। सो लिखेंगे A हाई हैट, या फिर हम यहाँ पे स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन हमको इंडिकेट कर देगा आई हैट। सो ये हो गया FDA। ऐसे ही हम निकालें FDC नीचे के डायरेक्शन में है, सो ये भी वैल्यू सेम होगा।
सो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर है? सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड वी हैव अज्यूम द अपवर्ड डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, सो द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस वाई मीन्स माइनस जे, सो आई एम गोइंग टू राइट माइनस जे हैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इस वाले फोर्स पे एफ डी बी। एफ डी बी पे देखें, so the charge is going to be k into q square by the distance. So this distance is going to be, this is a, so this distance is a root 2. So this is going to be a root 2 whole square. और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? सो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे cos 45 डिग्री I hat minus sin 45 degree j hat, or divided by the magnitude. So the magnitude is going to be, square root of, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए हमको। सो यूनिट वेक्टर में लिखेंगे cos स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 45. So nothing is required. This is a unit vector. Cos square theta plus sin square theta is obviously 1. So this is a unit vector, है ना? So इसमें मैंने क्या यूज़ किया है? cos 45 i hat minus sin 45 j hat. So ये वाला वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट. सो लेट्स एज्यूम दैट दिस इज 45 डिग्री, किसी को भी आप मान सकते हो. so मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया दिस इज 45 डिग्री. सो cos 45 प्लस i hat एंड sin 45 माइनस j hat. सो दिस इज माइनस, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक नीचे की तरफ होगा और इसका एक, ये आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं. सो इस एफ बी डी को हमने रिजॉल्व किया तो इसका एक पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट और एक नेगेटिव वाई कंपोनेंट आया. सो यहाँ पे ये हमारा वेक्टर बन गया. अब ऐसे ही हम निकालते हैं फोर्स डी ओ. सेम वाला यूनिट वेक्टर रहेगा. सो के into capital Q into small q divided by r. So what is this distance? So this whole thing is a root 2 and this is half of that. So a root 2 divided by 2 is a by root 2. A by root 2 whole square, and the unit vector is the same. So in this direction, so this is going to be cos 45 I hat minus sin 45 जी हाँ. सो दिस इज व्हाट इज द फोर्सेस. सो इस पे 4 फोर्सेस लग रहे थे, मैंने चारों फोर्सेस को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया. अब क्या होना चाहिए? सो मैं इस पे नेट फोर्स लिखता हूँ. सो व्हाट इज नेट फोर्स? सो मैं लिखूँगा नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट डी, एफ डी इज इक्वल टू एफ डी ए प्लस एफ डी बी प्लस एफ डी सी प्लस एफ डी ओ. ये टोटल 4 फोर्सेज इस पे लग रहे हैं. so, हमने सारे वेक्टर फॉर्म में सबको ऐड करना है. अब क्या करेंगे? सारे इस वैल्यू को रख देंगे. सो सब में के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आएगा. के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के इसमें नहीं आएगा. सो इसमें क्यू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा. सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ. सो इसमें देखते हैं. सो इसमें आया हमारा आई हैट प्लस डी सी देखते हैं. सो इट्स नॉट प्लस, इट्स गोइंग टू बी माइनस जे हैट. मैं इसके सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. मैं पहले डी सी लिख रहा हूँ, या चलो मैं सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ. एफ डी बी. सो डी बी में आपका क्या लिखेंगे? सो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर इज 2. सो प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे cos 45 इज 1 बाई रूट 2, sin 45 इज 1 बाई रूट 2. सो I hat minus j hat by root 2. अब आते हैं एफ डी सी. सो डी सी में लिखते हैं सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस जे हैट. अब आते हैं डी ओ. सो डी ओ का आता है के क्यू बाई ए स्क्वायर तो आ जाएगा, और बाई रूट 2 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाई 2. सो 2 पर चला जाएगा. सो 2 टाइम्स क्यू बाई क्यू. सो थोड़ा ध्यान देना. सो प्लस 2 टाइम्स
q by a small q into, and this is also again I hat minus j hat by root 2. So this is what is the net force. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई हैट जे हैट को सेग्रीगेट कर लेंगे, है ना. सो आई हैट को एक साथ, जे हैट को एक साथ. काफ़ी स्टैंडर्ड मेथड है. ऐसे वाले केसेस में क्या करते हैं, जनरली हम लोग एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं और सारे फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग और रिजॉल्व करते हैं. कहने का मतलब है उसको आई हैट जे हैट के फॉर्म में उसको लिख लेते हैं. और इनफैक्ट यदि 3D सिचुएशन रहा तो आई हैट जे हैट और के हैट के टर्म में उसको लिख लेते हैं. और उसके बाद क्या करते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं. सारे फोर्सेस को हम लोग वैक्टोरियली ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास एक वैक्टर फॉर्म में नेट फोर्स आ जाता है. उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते ही हो कि एक वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. सो स्क्वायर ऑफ द एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द वाई कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द जेड कंपोनेंट. सो दिस इज वेरी सिंपल पार्ट. सो हमारा जो मेन मोटो है जहाँ पे मल्टीपल चार्जेस हों, तो हमारे साथ जो कंडीशन है कि सारे फोर्सेस को हम किसी भी तरह आई हैट और जे हैट के फॉर्म में लिख लें. यही आपका टेक्निक है और ये टेक्निक आप लोगों ने सीखा होगा वेक्टर में कि वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं. तो यहाँ तक हमारा आ चुका है. अब यहाँ पे हमको सेग्रीगेट करना है आई हैट और जे हैट के टर्म में, ताकि यदि हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमको आसानी से हम लोग निकाल सकें. सो दिस इज एफ इज इक्वल टू, सो देखिए हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. यहाँ पे आई हैट है, यहाँ पे आई हैट है और यहाँ पे आई हैट है. तो मैं आई हैट कॉमन लूँगा. तो मेरे पास आएगा पहले वाले में 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखेंगे सो आई हैट में सो 1 बाई 2 रूट 2, सो प्लस 1 बाई 2 रूट 2. अगले वाले में जाएंगे सो अगले वाले में आई हैट के साथ है सो 2, सो रूट 2 से 2 हो जाएगा तो यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा. सो रूट 2 क्यू बाई क्यू, सो प्लस रूट 2 क्यू बाई स्मॉल क्यू, एंड दिस इज आई हैट. जे हैट में देखेंगे सो जे हैट में यहाँ पे माइनस है, सो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ और जे हैट का वैल्यू रखता हूँ. सो 1 प्लस, इसमें भी सेम वैल्यू, सो 1 बाई 2 रूट 2, 1 बाई 2 रूट 2. इसमें देखेंगे सो आ जाएगा सेम चीज़ आ जाएगा माइनस टर्म के साथ. सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस रूट 2 क्यू बाई क्यू जे हैट, एंड दिस इज द नेट फोर्स. अब बोल क्या रहा है कि ये जो चार्ज है हमारा ये इक्विलिब्रियम में हो. सो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0. सो इसके लिए x कंपोनेंट भी 0 हो और उसके लिए हमारा y कंपोनेंट भी. आप थोड़ा ध्यान से देखोगे सो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है. सो यदि ये 0 कर देते हैं सो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा और नेट फोर्स जो है F अपने आप 0 हो जाएगा. सो फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट वी हैव इज वी आर गोइंग टू पुट, सो ये आप देख लेना, यहाँ पे लिख लेना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेज द x एंड y कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0. सो इन डिफरेंट सिचुएशंस ये टर्म्स हो सकते हैं कि आपके बराबर नहीं हो, सो वहाँ पे 2 अननोन आपको निकालने के लिए बोला गया हो. सो वैसे केसेस में हम लोग इंडिविजुअली x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को हम लोग 0 करते हैं. बट इस प्रॉब्लम में ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज द x कंपोनेंट एंड द y कंपोनेंट आर सेम. सो हम किसी एक को 0 करेंगे सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो आई एम गोइंग टू राइट सो 1 and this is going to be 1 plus 1 by 2 root 2 plus root 2 capital Q by a small q is equal to 0. So I can write root 2 times Q by Q is equal to minus 1 plus 1 by 2 root 2. If I am going to just find out, so Q is equal to Q minus Q, and this is going to be 1 by root 2 plus, so 1 by 4. So this is what is the value that what we have to put at the center so that all 4 charges on the corners are to be in equilibrium. So this is what is the condition. Clear?
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं, आप एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सो इसी पे एक और सवाल करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसे थोड़ा सिंपल एक और सवाल करते हैं। सो हमारा अगला जो तीसरा सवाल है, सो तीसरा सवाल हम लोग करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। 4 identical point charges, each of magnitude a small q, are placed at the corners of a square of side a small a. Find the net electrostatic force on any of the charge. So ये हमारा question number 38. I'm not going to solve this problem because this is quite simple. So I'm going to just deal this problem. So this is a square of side A, and A. At the corner we have put the charge Q, Q, Q and Q. And what we have to do is, we have to find out 4 identical point charges, each of magnitude a small q, are placed at the corners of a square of side small a. Find the net electrostatic force on any of the charge. So net electrostatic force on any of the charge, what we have to find. So किसी एक को हम select कर सकते हैं. So let us put some name. So I can start. So this is A, this is B, this is C, and this is D. So on any one of the charge we have to find out the net electrostatic force. So what we can do is, so this force is going to apply same formation, so nothing new. So force on A due to B, यहाँ पे देखेंगे so force on A due to D, और यहाँ देखेंगे so force on A due to B, C. अभी यहाँ तो और ही आसान हो गया. सो ये सब कुछ सेम रहेगा. कौन कौन सा सेम रहेगा? सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई हैट, है ना, क्यू क्यू है, सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सो यदि हम एफ ए बी की बात करें, तो यहाँ पे अच्छा डी नाम चेंज कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं. सो एफ ए बी निकाल सकते हो. सो फर्स्ट वी हैव टू अगेन इंडिकेट, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, and the unit vector is I hat and j hat. So if I'm going to write this force FAB is equal to, so ये repulsive K Q into Q square, so Q into Q is Q square, so KQ square by A square, और यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा I hat. ये वाला निकालेंगे, सो सेम के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जे हैट, और ये वाला निकालेंगे, सो के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आपका क्या लिखेंगे, cos 45 आई हैट माइनस साइन 45 जे हैट. सो ये 3 फोर्सेस हमको निकल जाएंगे. सो मैं इसी को एडिट कर देता हूँ. सो इसमें कुछ खास नया नहीं है. सो हमको ये वाला फोर्स नहीं चाहिए, ये वाला है ही नहीं. बाकी सारी चीज़ें सेम है, नाम चेंज हो जाएगा, नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा. सो आप समझ सकते हो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. तो इसमें डी ओ गायब हो गया. अब ये डी सी, चलो मैं यहाँ से जो है ना ये नाम लिख लेता हूँ. तो लिखेंगे नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी प्लस एफ ए डी. अब एफ ए बी क्या होगा? एफ ए बी लिखते हैं. सो दिस फोर्स इज गोइंग टू बी आई हैट. सो दिस इज एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ये वाला कौन सा है? माइनस जे हैट वाला है, सो एफ ए डी, और ये वाला है एफ ए सी. रख दो वैल्यूज. सो दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई, क्या करेंगे हम लोग, अगेन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसका लिखेंगे सो वाई हैट, इसका लिखेंगे सो हो जाएगा सो प्लस 1/2 आई हैट माइनस जे हैट बाई रूट 2, इसका लिखेंगे तो माइनस जे हैट. सो दिस व्हाट इज द वैल्यू. सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
आई हैट को एक साथ और जे हैट को एक साथ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2√2 आई हैट माइनस 1 प्लस 1/2√2 जे हैट। अब लिखें तो हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2 कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा आई हैट माइनस जे हैट। दिस इज वेरी सिंपल। यदि इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछे, सो मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2। अब इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ आई हैट का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट -1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस 1 इज 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 2√2 प्लस 1, सो यहाँ पे 2 होगा। सो क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे √2 होगा, सो दिस इज √2 प्लस हाफ। तो यहाँ पे जो पूछा था कि किसी भी एक कॉर्नर वाले चार्ज पे हमको नेट जो है वो फोर्स नहीं करे, सो ये नेट फोर्स इतना आ रहा है ना। सो नेट फोर्स यहाँ पे, अब इस चार्ज को अब कैसे सवाल को और मॉडिफाई किया जा सकता है, इस चार्ज को हिंज कर दिया गया। सो इस चार्ज पे जो हिंज किया गया, सो वो हिंज इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन बना रहा है, मतलब लगा रहा है। सो नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, सो चूँकि ये चार्ज हमारा मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम है। सो इसकी टेंडेंसी है यहाँ से मूव करने की विद द वैल्यू दिस। सो चूँकि ये मूव नहीं कर रहा है, सो हिंज फोर्स भी इस पर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो हमारा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, सो जो हिंज फोर्स लगाएगा वो हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, यदि कोई पॉइंट यहाँ पे इसको हिंज किया गया तो नॉर्मल रिएक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे सवालों में थोड़ा सा ट्विस्ट लगाया जाता है, तो सवालों को ऐसे थोड़ा सा जो है ना बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। वैसे होता कुछ नहीं है, इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर, ऐसे सवालों को आसानी से आप हैंडल कर सकते हो, बातों को आसानी से। इसमें 11th के मैकेनिक्स का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है ना, ऐसे सवालों में। सो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और अगले सवाल में देखते हैं कि क्या है। सो आज थोड़ा हम तेज़ी से निकल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी हम लोग का जो प्रॉब्लम क्लास है काफ़ी सारा हो चुका है। सो वी हैव टू मूव टू द थ्योरी पार्ट, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने डील नहीं किए हैं। सो उस क्वेश्चंस को डील करना काफ़ी ज़रूरी था। सो ये हमारा आज का प्रॉब्लम का जो है वो लास्ट क्लास है। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है अपना थ्योरी पार्ट फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे कि जैसे ही हमारा NCERT का पहला चैप्टर समाप्त होगा, ख़त्म होगा, सो उसके बाद फिर हम लोग NCERT के कुछ खास प्रॉब्लम्स जिसमें आपको हो सकती है कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आए, सो वैसे सवालों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर 1, सो अभी हम लोग का चैप्टर 1 का पूरा टॉपिक कवर अप नहीं हुआ है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी हम लोग प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। सो अगला जो सवाल है ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। सो मैं सवाल को रीड करता हूँ। 3 चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड along a straight line. Successive charges being 2 meter apart. Calculate the force on the charge on the right end. बोल रहा है कि 3 सक्सेसिव चार्ज हैं, तीनों पे वैल्यूज़ बराबर हैं और तीनों को एक लाइन में रखा हुआ है। सो जो सबसे राइट साइड वाले में है, राइट साइड वाला जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो मैं इसको यदि डायग्राम से दिखलाऊँ, सो 1 2 3, सो लेट्स से द चार्ज इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। सो बोला है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये आप हमको बतला दो। जहाँ पे Q1, Q2 और Q3 तीनों का वैल्यू सेम है, दिस आर आइडेंटिकल। सो Q1, Q2, Q3 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम्ब। सो 20 into माइक्रोकूलम्ब मीन्स 10 to the power -6 कूलम्ब आर प्लेस्ड along the, and this distance is 2 meter and this is 2 meter. Successive charges being 2 meter apart, calculate the force on the charge on the right hand.
सो राइट हैंड पे जो चार्ज है उस पर आप हमको नेट फोर्स निकाल के बतलाइए। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है, पहला हम लोग एक एक्स मान लेंगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आई हैट एंड लेट्स से दिस इज आवर ऑरिजिन एंड दिस इज वाई, सो दिस इज जे हैट। सो इसका तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इंडिकेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं इस पे, सो दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे, दोनों के सेम चार्ज है। सो द नेचर ऑफ द फोर्स इज गोइंग टू बी और रिपल्सिव। सो इसके कारण फोर्स का वैल्यू हम दिखलाएंगे F1 और इसके कारण दिखलाएंगे F2। सो दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, इन द एक्स डायरेक्शन मीन्स आई हैट। सो यदि मैं F1 का वैल्यू लिखूँ, सो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। सो यहाँ से Q1 का डिस्टेंस, सो 2 + 2 is 4 मीटर, सो 4 का होल स्क्वायर और डायरेक्शन आई हैट। वैल्यूज रखते हैं, सो 9 × 10⁻9 और Q1 Q3 बराबर है, सो इसको लिखेंगे 20 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। इसको कैलकुलेट करें, सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा। सो 6 की जगह पे हम यहाँ पे रख देते हैं, सो 10⁻⁻5 10⁻⁻5 का स्क्वायर, सो 10⁻⁻10 और यहाँ पे है +9, सो 10⁻⁻1, सो 9 × 10⁻⁻1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा × 4 और डिवाइडेड बाय 16, सो 4 4 = 16। सो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, सो 9 में यदि हम डिवाइड करें, सो 8 1 5 × 10⁻⁻1, तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ, सो 0.225 न्यूटन, 0.225 न्यूटन। मैं देख लेता हूँ एक बार वैल्यूज़, यस 0.225 न्यूटन। क्लियर। अब आगे दूसरा निकालते हैं, F1 निकाल लिया, F2 निकालते हैं। आई एम सो सॉरी, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ऑब्वियसली वी हैव टू take the I hat. So this is what is the value of F1. Similarly, यदि हम F2 निकालें, so nothing is going to change. So K Q2 Q3 divided by, अब 4 की जगह क्या यूज़ करेंगे, 2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2 मीटर। So 2 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन इज I hat. So 9 × 10⁻9 × 20 × 10⁻6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज 4। सो यहाँ से 2 2 = 4, जैसे यहाँ पे आया था, सो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली हो जाएगा 9 × 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो 0.9 न्यूटन आई हैट। सो 0.9 न्यूटन आई हैट। क्लियर। सो हमने दो फोर्सेस निकाल लिए हैं, और तो नेट फोर्स यदि हमको लिखना होगा तो सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल वेक्टर का एप्लीकेशन है F1 + F2। सो दोनों में हमारा आई हैट है, यहाँ भी आई हैट है, तो सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.225 + 0.9 न्यूटन आई हैट, एंड दिस इज गोइंग टू बी, अब जोड़ लो, सो 1.125 Newton I have. So this is what is the net force. क्लियर। सो इस सवालों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वेक्टर वाले में केवल आपको वेक्टर फॉर्म में उसको लिख लेना है आई हैट और जी हैट में, एंड देन यू हैव टू अप्लाई द सिंपल वेक्टर कॉन्सेप्ट। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो इसी से थोड़ा सा एडवांस आया है। अब क्या करेंगे हम लोग अगले सवाल में, जैसे अभी यहाँ पे रखा हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग चार्जेस को रखेंगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो हमें बहुत सारे सिचुएशन, मैं उसमें से एक सिचुएशन यहाँ पे डील करूँगा, उस पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, अननेसेसरी मैं यहाँ पे टाइम किल नहीं करूँगा। सो वैसा एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स में जो हमारा प्रोग्रेशन चैप्टर है, सो प्रोग्रेशन चैप्टर को यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। सो जो हमारा सवाल है वो है 10 चार्ज्ड पार्टिकल्स are kept fixed on the x-axis at point x is equal to 10 centimeter, 10 millimeter, 20 millimeter, 30 millimeter, ऐसे ही करके 100 millimeter. The first particle has a charge 10⁻⁻8 coulomb.
the second 8 into 10 to the power minus 8 coulomb, the third 27 into 10 to the power minus 8, and so on. The 10th particle has a charge 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb. So find the magnitude of electric force acting on a 1 coulomb charge placed at the origin. So कह क्या रहा है कि हमारे पास 10 चार्जेस हैं. सो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ. सो एक्स एक्सिस पे 10 चार्जेस हम लोग रख रहे हैं. 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके हमारा यहाँ पे 10th है. सो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और दिस इज द ऑरिजिन है ना. एंड दिस इज एक्स एक्सिस. सो लेट्स कॉल दिस एज आई हैट इन दिस डायरेक्शन. और यहाँ पे एक कैपिटल क्यू रख रहे हैं जिसका वैल्यू है 1 कोलम्ब. अब यहाँ पे चार्जेस क्या है. सो डिस्टेंस ऑब्वियसली ये इक्वी डिस्टेंस है. सो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 10 mm. ये भी 10 mm होगा. सो द होल डिस्टेंस इज, सो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूँ. सो दिस इज 20 mm, 30 mm. ऐसे ही करते करते जब 10th आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 100 mm. अब इस पे चार्ज कितना है. सो इस पे चार्ज है हमारा 10 to the power minus 8 coulomb. इस पे हमारा 10 to the power minus 8 coulomb. इस पे कितना है 8 into 10 to the power minus 8 coulomb. इस पे है 27 into 10 to the power minus 8 coulomb. और ऐसे ही करते हैं हमारा 10वें चार्ज पे है 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb. अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे खास पैटर्न हमने यूज़ किया हुआ है. सो खास पैटर्न क्या है. सो 10 to the power 8 तो सब में कॉमन है. यहाँ पे देखिए. सो दिस इज 1 to the power क्यूब इंटू 10 to the power. 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 10 to the power. 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 to the power 3. यहाँ पे 1000 है. सो 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 to the power 3. खास पैटर्न है ना. अब यहाँ से इस डिस्टेंस को देखेंगे. ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 to the power minus 3. ये आ जाएगा 20 इंटू 10 to the power minus 3. ये आ जाएगा 30 इंटू. सो मैं एक एक करके लिखूँगा. सो दिस इज़ 1 2 3 4. सो इस वाले चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है. सो ये फोर्स कैसा होगा. सो ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज पॉजिटिव. सो ये निगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये चार्ज इसको वो रिपेल करेगा. सो माइनस आई हैट में डायरेक्शन होगा. तो इन सारी बातों को यहाँ पे लिखते जाएंगे. सो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस. सो मैं इसको इंडिकेट करूँगा F1 से. सो व्हाट इज F1. सो लिखेंगे K इंटू दिस कैपिटल Q इंटू Q1 बाय दिस इज R1 स्क्वायर, और ये लिखेंगे माइनस आई हैट. ठीक है. ऐसे ही यदि मैं F2 लिखूँ तो F2 क्या हो जाएगा K इंटू कैपिटल Q इंटू Q2 बाई R2 स्क्वायर माइनस आई हैट. और ऐसे ही मैं आगे लिखूँ सो F10 लिखूँगा. सो F10 लिखूँगा K इंटू कैपिटल Q इंटू Q10 बाई R10 R10 स्क्वायर इंटू माइनस आई हैट. अब इसको जोड़ते हैं. सो द नेट फोर्स F इज गोइंग टू बी, आप देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, K इंटू क्यू बाई K इंटू क्यू हम बाहर निकाल सकते हैं. और कैपिटल Q का वैल्यू क्या है हमारा 1 कूलम. सो नथिंग. सो दिस इज K. अब इसका वैल्यू रखते हैं. और माइनस आई हैट तो हमारा रहेगा ही. सो माइनस आई हैट हम बाद में निकाल लेंगे. सो K हमारा कांस्टेंट निकल गया. सो Q1 का वैल्यू, सो Q1 का वैल्यू है 1 to the power Q इंटू 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाई R1. सो R1 को लिख सकते हैं 10 mm. 10 mm का मतलब हो गया 10 इंटू 10 to the power minus 3 या 1 इंटू 10 to the power minus 2. ऐसे ही इस 20 mm को लिखेंगे. सो 20 mm को लिखेंगे 20 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर. सो लिखेंगे 2 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर. सिमिलरली यदि यहाँ पे लिखें तो ये हमारा 100 होगा. सो लिखेंगे 10 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर. सो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे R1 का स्क्वायर. सो R1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू 10 to the power minus 2 का स्क्वायर मीन्स 10 to the power minus 4 प्लस F2. सो Q2
So 2 to the power cube into 10 to the power minus 8 divided by 2 का स्क्वायर into 10 to the power minus 4 plus 10 to the power 3 into 10 to the power minus 8 divided by 10 का स्क्वायर into 10 to the power minus 4 और फिर माइनस आई हैट। आप देखो यहाँ पे देखोगे, सो 1 स्क्वायर 1 क्यूब, तो इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है। 10 to the power minus 4 ऊपर जाएगा 10 to the power plus 4, सो दिस इज 10 to the power minus 4, सो 10 to the power minus 4 सब में हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power minus 4 हमारा जो है वो बाहर आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे देखेंगे सो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर गया, सो यहाँ पे बचेगा 2, सो 1 प्लस 2। यहाँ देखेंगे तीसरे वाले में सो 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर, सो 3, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 10 माइनस आई हैट। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 कौन से सीक्वेंस में है ये आपका? सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या सम ऑफ एन टर्म विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो n कितना है? 10 टर्म है, सो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई हैट, सो 55। और 55 में यदि हम 9 से गुना करें सो 495, आई होप सो। फोर 495 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन माइनस आई हैट, और इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए 4.95 इंटू 10 टू द पावर 7। सो दिस इज व्हाट इज द फोर्स एंड दिस इज व्हाट इज द आंसर। अब ऐसे सवाल में क्या किया जा सकता है? ऐसे सवाल में यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अब 1 नहीं है, 1 का क्यूब 1 तो है ही, 1 इंटू 1 टू द पावर 4 फॉलो करेंगे, सो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। सो यहाँ पे जैसे ही 4 यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे, सो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का 4, सो ये कैंसिल होकर 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। सो समेशन में क्या बचेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे एपी में होता है कि जब स्क्वायर टर्म्स जो होते हैं, तो स्क्वायर टर्म्स का हमारा समेशन क्या होता है? सो शायद आप लोग को याद भी होगा n इंटू n प्लस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। सो वैसे करके हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पे, और इनफैक्ट प्रोग्रेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, रेसिप्रोकल में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस टाइप में आपके बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल हैं। सो मैंने केवल एक जो है ना एक फ्लेवर लिया है कि आपका इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंज होंगे वो डिपेंड करेगा आपका प्रॉब्लम के सिचुएशन पे। सो अभी टाइम बिना गवाए हम लोग अगले सवाल पे पहुँचते हैं। सो अगला जो सवाल है हमारा उसमें है, सो ये भी काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। सो बोला जाता है कि किसी क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रख दिए हैं और उसके कारण आप किसी एक जो है ना किसी एक एंड पे जो चार्ज, एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे आप नेट फोर्स निकालो। जैसे सवाल आपके बुक में भी मिल जाएंगे। ये सारे जितने भी मैं सवाल आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड जो है ना सवाल है, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो हमने बताया है कि जब भी आपको ऐसे मल्टीपल चार्जेस हों तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब कंडीशन डिपेंड करता है कि आपका 2D प्रॉब्लम है या 3D प्रॉब्लम है, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एक्सिस को डिफाइन करते हैं। मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ। सो गिवन अ क्यूब with point charges, a small q on each of its vertices. Calculate the force exerted on any of the charges due to rest of the 7 charges. बोल रहा है कि आप calculate the force exerted on any of the charges due to rest of the 7 charges. So एक क्यूब के vertices पे, so मैं यहाँ पे पहले क्यूब बना रहा हूँ।
सो हमने ऐसा एक क्यूब बना लिया है ना। सो ये क्यूब है और इसके क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे क्या है, चार्ज रखे गए हैं और सारे चार्ज सेम है। सो बोल रहा है कि यदि हम इस पे सब पे चार्ज रख दें, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, ये कॉर्नर क्यू, ये कॉर्नर क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू। सो ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 8 चार्जेस रखे गए हैं। सो आप इसमें से क्या करो, किसी एक कॉर्नर को चूज़ कर लो, किसी एक कॉर्नर को चूज़ कर लो और उस पर बाकी जो 7 चार्जेस हैं उसके कारण उस पर नेट फोर्स निकालो। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, सो दिस इज़ द 3D सिचुएशन। सो ये आपका एक 3D है। सो 3D में हमको क्या करना पड़ेगा? इन दिस केस वी हैव टू डिफाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो पहले हमको इसमें एक्सिस को डिफाइन करना होगा। सो मैं यहाँ पे पहले एक्सिस को डिफाइन करता हूँ, एज्यूम करता हूँ। सो लेट्स एज्यूम दैट दिस एज आवर एक्स एक्सिस, this as our y-axis and this as our z-axis. So obviously the unit vector is I hat, the unit vector is j hat and the unit vector is k hat and the side is a मतलब क्यूब का जो साइड है वो a है। अब हम लोग अगला इसमें सिचुएशन क्या देखेंगे और इसमें अगला कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, इसमें हर एक कॉर्नर के हम लोग कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। सो यहाँ का स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सो एक्स एक्सिस पे ये लाई कर रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज ए, वाई और जेड 0 है। सो आप लोग इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री में चेक कर लेना, है ना। सो a, 0, 0 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे इजी हो जाएगा। ये देखें तो हम लोग z एक्सिस पे हैं। सो इसका x 0, y 0 और z a। ये हम लोग y एक्सिस पे आते हैं। सो x 0, y a और z 0। अब बाकी आते हैं इस वाले पॉइंट पे। सो दिस इज गोइंग टू लाई इन द एक्स वाई प्लेन, x में a, y में a। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज a, और z में 0। ऐसे ही इस पॉइंट पे आते हैं। सो ये मेरा yz प्लेन में है, तो इस पे x का वैल्यू हमारा 0 है। सो x का वैल्यू 0 है, y में a, z में a। वैसे ही हम लोग इस वाले पॉइंट पे आते हैं। सो ये वाला पॉइंट जो है हमारा z और x z प्लेन में, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0। सो दिस इज 0, a, y कोऑर्डिनेट 0 और दिस इज a। और ये जो हमारा 3D में है, सो तीसरा है। तो इसमें x भी है, y भी है और z भी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अब मैं क्या करूँगा, अब नोमेनक्लेचर करूँगा। सो लेट्स से दिस इज़ 1, 0 एंड दिस इज़, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं नंबर। So let's say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7। So ये 7 चार्जेस के कारण इस वाले चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है। So फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आप देख सकते हो सारे सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगा। So यदि मैं क्या करूँ, जितने भी हमारे एजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग यदि मैं अपना यूनिट वेक्टर लिख लूँ, so बाकी सब हमको फोर्स लिखना ईजी हो जाएगा। So एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये वाला जो फोर्स है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सो आप प्लस आई हेड की जगह हम लोग माइनस आई हेड यूज़ करेंगे इसमें। सो इसमें ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, सो माइनस जे हैट। ये वाला चार्ज लगाएगा माइनस के हैट। अब ये वाला जो चार्ज है वो इस लाइन के लॉन्ग लगाएगा। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 2D में यदि ये हो, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। सो माइनस आई हैट और माइनस जे हैट का टर्म में रहेगा। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। सो इस ऐसे करके हम लोग सारे फोर्सेस को 1 बाय 1 लिखते हैं। सो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। सो F1 थोड़ा ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो केवल K इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या है, सो इसका डायरेक्शन, सो ये वाला चार्ज इसे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सो ये z एक्सिस है, सो इधर में यूनिट वेक्टर k है, तो इसका अपोजिट में माइनस k। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस k हैट। सो F1 हो गया। ऐसे ही यदि हम लिखें 2 पे आते हैं। सो 2 पे ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो इसमें x कंपोनेंट और z कंपोनेंट, और ये एंगल जो होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ k क्यू स्क्वायर बाई
सो ये वाला जो चार्ज है, सो ये दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी, दिस इज ए, दिस इज ए, सो दिस इज a√2। ये ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, डिस्टेंस a√2 का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सो नेगेटिव में दोनों होगा, सो माइनस कौन से प्लेन में है, x और z प्लेन में। सो x z प्लेन में होगा तो हमारा एक i हैट होगा और एक k हैट होगा। सो i हैट cos 45 माइनस k हैट cos 45, जैसा अभी हमने x y प्लेन में लिखा हुआ था वहाँ पे जो 2D वाला था, सो x और y में था, सो माइनस i माइनस k। ऐसे ही हम लोग दिस इज F2, ऐसे ही हम लोग लिखें F3, सो F3 लिखें, सो k q स्क्वायर बाई F3 कहाँ पे है, सो 3 x एक्सिस पे है, सो x एक्सिस पे, सो दिस डिस्टेंस इज a, सो सिंपली a स्क्वायर इनटू द डायरेक्शन इज माइनस i हैट, बिकॉज ये वाला चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज प्लस i, सो दिस इज माइनस i, सो दिस इज माइनस i। 4 पे आते हैं, F4, 4 कहाँ पे है, सो यहाँ पे है। सो आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो भैया a i हैट प्लस a j हैट, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। बहुत सारा तरीका है बनाने का, सो हमने cos 45 भी यूज़ किया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी a i हैट प्लस a j हैट। सो चलो अब उसी को फॉर्म मैंने यहाँ पे cos 45 में लिखा है, अब यहाँ पे। सो जब आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो, सो वेक्टर के फॉर्म में लिखने में नीचे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग क्यूब यूज़ करते हैं। सो k क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो दिस इज a एंड दिस इज a, सो दिस इज a√2। सो a√2 का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब, और फिर लिखेंगे यहाँ पे a i हैट प्लस a j हैट। और चूंकि इसमें हमारा ये वाला वेक्टर देगा और इसमें फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग जब अपोजिट करते हैं, सो उसमें नेगेटिव साइन इम्प्लीमेंट करते हैं। सिमिलरली यदि हम F4 की बात करें, F5 की बात करें, सो F5 यदि हमको देखा जाए, सो F5 यहाँ पे a, सो इसका हो जाएगा k q स्क्वायर बाई, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो दिस इज a, दिस इज a√2 और ये a, सो दिस इज a√3। ये आप लोग सब जानते होंगे मैथमेटिक्स में, a√3 का होल क्यूब माइनस a i हैट माइनस a j हैट माइनस a k हैट। ऐसे यदि हम F6 लिखें, सो F6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो इसका 0 0 0 a, सो दिस इज i, सो a j प्लस a k, सो लिखेंगे k q स्क्वायर बाई, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2, सो a√2 होल स्क्वायर, और लिखेंगे माइनस a, सो j में है और k में है, सो a j हैट माइनस a k हैट। F6 निकल गया। सिमिलरली यदि यहाँ पे हम F7 निकालें, सो F7 इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई, 7 कहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सिंपली a, सो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और डायरेक्शन ये हमारा y एक्सिस में है तो फोर्स लगेगा माइनस y में, सो माइनस g। ये फॉर्मेट ज़्यादा इजी है, सो मैं इसी फॉर्मेट में इसको भी लिखता हूँ, k q स्क्वायर बाई, आई एम सो सॉरी दिस इज़ नॉट स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर नहीं यूज़ किया है और यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर को, सो मैं सबको एक फॉर्मेशन में लेके जा रहा हूँ ताकि हमको लिखने में इजी हो। सो a√2 का क्यूब, और यहाँ पे इस cos 45 को हटा के, सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, आप कैसे भी चल सकते हो, सो माइनस a i हैट, और माइनस किसके लिए लिख रहे हैं, दूसरे के लिए, सो इसमें x और z है, सो माइनस a i हैट माइनस a k हैट, और यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और a k हैट। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बस केवल एक सिंपल फॉर्म रख लिया ताकि एक फॉर्मेशन में रहे। यदि आपको दिक्कत होगा तो मेरे वेक्टर वाले क्लास को आप रिवाइज कर सकते हो, जहाँ पे हमने
वेक्टर्स को ऐसे लिखना सिखलाया था यूनिट वेक्टर वगैरह में। सब नेट फोर्स क्या लिखेंगे? तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7। और देखोगे यहाँ से तो के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब, के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब सब में कॉमन होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। सो मैं सारे वैल्यूज लिखूँगा। सो 1 से करते हुए सो माइनस ए के हैट, दूसरे में लिखूँगा सो लिखूँगा माइनस भी कॉमन ही ले लो। सो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, अब सो हो जाएगा √2 का क्यूब इज़ 1/2 √2। सो ए के हैट प्लस ए आई हैट प्लस ए के हैट बाई √2 2 √2 2 √2 प्लस तीसरे में आते हैं, ये सिंपली हो जाएगा हमारा ए, सो ए आई हैट प्लस चौथे में आते हैं, सही जाएगा √2 का क्यूब, सो अगेन 2 √2 और ये हो जाएगा हमारा आई और जे में है। सो ए आई हैट प्लस ए जे हैट बाई 2 √2 प्लस उसके नीचे में आते हैं, ऐसे हो जाएगा 3 √3 3 और आई हैट जे हैट के हैट में है, तो लिखेंगे ए आई हैट प्लस ए जे हैट प्लस ए के हैट बाई 3 √3 प्लस उसके नीचे में आएंगे, सो फिर लिखेंगे 2 √2 और जे प्लस के। सो ए जे प्लस ए के बाई 2 √2 प्लस सातवें फोर्स को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ए जे हैट, सो ए जे हैट। अब इसमें देखो ए सब में से कॉमन होगा, सो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सो लिखेंगे इसको माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और उसके बाद आई हैट जे हैट और के हैट को कॉमन लोगे, तो आई हैट वाले को मैं देखता हूँ, सो आई हैट को लिया सो 1 प्लस आई हैट को लिया सो 1/2 √2 और फिर से आई हैट को लिया, सो ये हो गया, ये वाला हो गया, इसको लूँगा तो फिर 1/2 √2, इसका मतलब है 2 कैंसिल, तो सिंपली 1/√2 और कहीं पे है, यहाँ पे है, सो 1/3 √3 और कहीं पे नहीं है, ये सब में कॉमन आएगा। और इनटू फिर हमारा आ जाएगा आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट। सो दिस इज द फोर्स F। यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, सो मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो, सो माइनस हटा दो, अब तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/3 √3 और इसका मैग्नीट्यूड जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी √3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √3/2 प्लस 1/3। तो दिस व्हाट इज द आंसर। सभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं पे रोकेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या होता है, ठीक है, ओके।